कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 41वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। उम्मीद है अब तक के 40वें एपिसोड आपने देख लिए होंगे और बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा। ये भी वोकैबुलरी बढ़ाने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो शब्द मैं चर्चा करता हूँ वो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स में नहीं दिखेगा या आपके वो पैराग्राफ में नहीं दिखेगा या फिलर्स में नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के तरीके से ही या उसी को सोच करके इसको पढ़िए। बहुत सारे बच्चे OWS को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमारे एग्जाम में आ नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब, आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ जो वर्ड्स है वो भी वर्ड्स ही है और इंग्लिश का ही है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई दुविधा रह जाए सेशन के दौरान या इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप उसे कमेंट में लिखिएगा, जरूर जवाब जरूर देंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए पांचों MCQs को आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। आप अपने सूझबूझ से इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि अब तो ऐसा होता है कि हर सेशन में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पुराने जरूर मिलते हैं। चलिए पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका जवाब दिया होगा क्योंकि इसमें जो इस सवाल का जवाब है उसको मैंने किसी OWS के एपिसोड में पढ़ाया है। कह रहा है पीरियड बिटवीन टू रेन्स। ठीक है, पीरियड बिटवीन टू रेन्स। अब यहां पर है इंटररेग्नम और पीरियड व्हेन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ लीडर, है ना। ये ऐसा पीरियड जहां पर कि उस ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री में लीडर नहीं होता है। अराजक काल या दो शासन के बीच का समय। तो मेरा सवाल का जवाब तो यहीं पर दिख गया है। पीरियड बिटवीन टू रेन्स का मतलब है इंटररेग्नम। इंटरमिशन जानते ही हैं, सब फिल्मों के शौकीन होते हैं और जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं उनको इंटरमिशन बहुत अच्छे से पता है। अ पॉज और इंटरवल बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एन एंटरटेनमेंट, मतलब एक एंटरटेनमेंट के बीच में जो एक हिस्सा होता है। या पॉज और इंटरवल बिटवीन द पार्ट्स ऑफ एन एंटरटेनमेंट मतलब है मध्यांतर कहते हैं। एनाक्रोनिज्म, इसका मतलब है अ पर्सन, कस्टम एटसेट्रा दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग इन द प्रेजेंट, मतलब है पुराने समय का या काल निर्धारण में जो त्रुटि होती है। यह भी शब्द एडिटोरियल में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है। मुझे लगता है 2-3 दिन पहले के या आखिरी जो 7 तारीख वाला था ना, हाँ शायद, उसमें मैंने उसको बताया है। तो आप देखिएगा जरूर कि इस शब्द के दूसरे फॉर्मेट को मैंने बताया, लेकिन शब्द यही है एनाक्रोनिज्म। A person, custom, etc. that seems old-fashioned and does not belong in the present, पुराने समय का या काल निर्धारण में त्रुटि, इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एरा है a period of time in history that is special for some region, उसको कहते हैं युग या काल। तो यहाँ पर जो इस सवाल का जवाब है वो है इंटररेग्नम। a period between two reigns का मतलब है इंटररेग्नम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर इंटरमिशन से परिचित आप बहुत अच्छे से हैं। एक एनाक्रोनिज्म हो सकता है कि आपके लिए ये नया शब्द हो, लेकिन मैंने चूंकि पढ़ाया है एडिटोरियल में तो ये भी नया नहीं होना चाहिए। एरा बहुत कॉमन है, इंटररेग्नम मैंने पहले से पढ़ाया है। तो उम्मीद तो ये है कि आपका जवाब सही हुआ होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। कह रहा पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसके एक से ज्यादा लिम्ब जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, उसको क्या कहते हैं। पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव। पहला है एम्प्यूटी, अ पर्सन हु हैज हैड अ लिम्ब सच एज एन आर्म और लेग
सर्जिकली रिमूव थ्रू एम्पुटेशन, है ना, सर्जिकली रिमूव किया गया है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल का जो जवाब है वो पहला ही वर्ड है एम्प्यूटी। इसका मतलब अ पर्सन हु हैज हैड अ लिम्ब सच एज एन आर्म और लेग सर्जिकली रिमूव थ्रू एम्पुटेशन, मतलब है अ पर्सन हु हैज हैड अ लिम्ब सर्जिकली रिमूव्ड थ्रू एम्पुटेशन। इसका मतलब है एम्प्यूटी, मतलब जिसका कि एक या उससे ज्यादा लिम्ब जो है वो रिमूव कर दिया गया हो सर्जरी के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं एम्प्यूटी। मेरा यहाँ पर आंसर दिख गया है। हैंडीकैप आप परिचित हैं, समथिंग दैट मेक्स डूइंग समथिंग मोर डिफिकल्ट और डिसएडवांटेज, मतलब है कि कुछ भी जो अच्छा असक्षमता होती है, कठिनाई होती है, असमर्थता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई अंग जो है वो ठीक नहीं है, हाथ कटा हुआ है, उंगलियां कटी हुई है, तो समथिंग दैट मेक्स डूइंग समथिंग मोर डिफिकल्ट और डिसएडवांटेज, इसको कहते हैं असक्षमता, कठिनाई या असमर्थ। हैंडीकैप का सिर्फ ऐसा ही नहीं है अपाहिज के अर्थ में, मतलब सिर्फ अंगों को लेकर के इस्तेमाल नहीं होता है, कई और अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। लिम्बर जो शब्द है, वार्म अप इन प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज और एक्टिविटी, स्पेशली स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स। जब किसी भी स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स से पहले जब हम वो वार्म अप करते हैं, अंगों को और नसों को लचीला करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं लिम्बर। मतलब है क्रीड़ा पूर्व जो व्यायाम होता है उसको लिम्बर कहा जाता है। वार्म अप इन प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज और एक्टिविटी, स्पेशली स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स, उसको लिम्बर कहते हैं। फेटलिस्ट मैंने पहले भी आपको बताया है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, मतलब है कि ऐसा इंसान जो ये मानता है कि इस दुनिया की जो घटनाएं हैं वो किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, वो भाग्य द्वारा निर्धारित होता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं फेटलिस्ट। मतलब है भाग्यवादी या दैववादी, जो ईश्वर को मानता है कि भैया इस दुनिया की घटनाओं को भगवान कंट्रोल करते हैं और वो उसका निर्धारण करते हैं, उसको इंसानों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं फेटलिस्ट। तो ये पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि एक यहाँ पर ये और ये आपके लिए नया शब्द है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एम्प्यूटी। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, मतलब होता है एम्प्यूटी, जिसका कि सर्जरी के द्वारा एक या एक से ज्यादा लिम्ब जो है रिमूव कर दिया गया हो, उसको कहते हैं एम्प्यूटी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। क्या है? एरर हो किस चीज में, मिसप्रिंट हो किस चीज में, प्रिंटिंग या राइटिंग में। पहला है ज़ार्गन। ज़ार्गन जो शब्द है इसका मतलब होता है स्पेशल और टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड दैट अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब है किसी मतलब व्यक्तिगत ग्रुप के द्वारा किसी व्यक्तिगत प्रोफेशन में कुछ जो विशेष जो टेक्निकल या उन लोगों का जो टर्मिनोलॉजी होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरे नहीं समझते हैं, उसको कहते हैं ज़ार्गन। मतलब है तकिया कलाम या विशिष्ट शब्दावली होती है जो उन लोगों के लिए क्या है, स्पेशल और टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड दैट अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। इसके लिए हम यूज करते हैं ज़ार्गन। मतलब है तकिया कलाम या उनकी जो विशिष्ट शब्दावली होती है जो दूसरे नहीं समझ सकते हैं, जो उस क्षेत्र के नहीं है वो नहीं समझते, उसको कहते हैं ज़ार्गन। एक्सियोम मैंने पहले से बताया है कि अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, मतलब जो स्वयं सिद्ध होता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं एक्सियोम। एरेटम का मतलब होता है मिस्टेक इन अ बुक, एनी प्रिंटिंग रिटन डॉक्यूमेंट shown in a list at the back of the front of it added after a book is printed, उसको कहते हैं एरेटम। मतलब है छपाई की गलती या लिखाई की गलती को क्या बोलते हैं, एरेटम कहते हैं। तो यहां पर मेरा आंसर दिख गया है, मतलब है अशुद्धि। एजेंडा जानते हैं, लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान और प्रोग्राम, उसको कहते हैं कार्यसूची या करने वाली कार्यवाही जो होती है उसको हम कहते हैं एजेंडा। जैसे आप इलेक्शन के समय में देखिए कि हर एक पार्टी अपना एजेंडा बताती है कि भैया हम ये करेंगे, जीतेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। वो हो ना हो वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं। एजेंडा का मतलब क्या है, क्या लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटीज एंड अ प्लान और प्रोग्राम, उसको कहते हैं एजेंडा। तो यहां पर जो मेरे सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब है एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसको कहते हैं इरेटम। पहला वर्ड जो यहां पर है ज़ार्गन, ये एक नया शब्द होगा आपके लिए, स्पेशल और टेक्निकल वर्ड दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड दैट अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं ज़ार्गन। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है और इस सवाल का जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया। कह रहा वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबल इज, मतलब है कि जिसको बहुत लोग जानते हैं, जो वाइडली जाना जाता है, हर तरफ जाना जाता है, लेकिन किस तरह से? अनफेवरेबल, मतलब अपने बुरे काम के लिए जाना जाता है। तो भैया ख्याति 3 तरह की होती है, पता है ना? कैसा? प्रख्यात, विख्यात और कुख्यात। ख्याति 3 तरह की होती है। तो प्रख्यात हो गया जो अपने क्षेत्र में, अपने देश में होता है, जो विश्व में ख्याति प्राप्त करता है उसको कहते हैं विख्यात, और जो कुकर्म में ख्याति प्राप्त करता है उसको कहते हैं कुख्यात। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल मतलब क्या है? जो फेवरेबल नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है, तो कुख्यात होगा। तो कुख्यात के लिए तो यहां पर भाई नोटोरियस दिख रहा है, फेमस तो होगा नहीं। कहते हैं पहला टार्निश्ड है, टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव समबडी और समथिंग, मतलब किसी के जो गुड ओपिनियन है ना, किसी के प्रति लोगों के मन में, उसको बिगाड़ना, यानी कलंकित करने के अर्थ में, मलिन करने के अर्थ में हम टार्निश शब्द का प्रयोग करते हैं। टार्निश्ड का मतलब होता है कलंकित और मलिन। क्या होता है? कलंकित और मलिन। मतलब है कि किसी के गुड ओपिनियन, किसी के प्रति जो लोगों के मन में एक अच्छे विचार हैं, उसको बिगाड़ दे, उसको कहते हैं टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी और समथिंग, इसको कहते हैं टार्निश्ड। दूसरा है फेमस, आप जानते हैं, वेल नोन टू मेनी पीपल, मतलब है प्रसिद्ध, जाना माना और विख्यात, इसको कहते हैं फेमस। नोटोरियस का मतलब होता है समथिंग इज वेल नोन यूजुअली फॉर अ नेगेटिव रीजन, नकारात्मक। तो यहां पर भी कह रहा है अनफेवरेबल, फेवरेबल कहता तो फेमस होता, क्योंकि कह रहा है अनफेवरेबल, तो यहां पर मेरा आंसर दिख रहा है कि भैया इसका आंसर जो है कुख्यात या बदनाम होगा। जो कुकर्म में ख्याति प्राप्त करता है उसको कुख्यात कहते हैं। तो समथिंग इज वेल नोन यूजुअली फॉर अ नेगेटिव रीजन इज कॉल्ड कुख्यात, एंड इन इंग्लिश कहते हैं उसको नोटोरियस। अगला जो है इलस्ट्रस, फेमस एंड सक्सेसफुल, प्रसिद्ध और विख्यात को कहते हैं इलस्ट्रस। एक शब्द ये भी है, तो यहां पर भी आपको जो है ये शब्द पहले से जाना हुआ है, ये शब्द आप पहले से जानते हैं। 2 शब्द आई थिंक कि आपको यहां पर नया मिला है। तो इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब है वन हु इज नोन वाइडली बट यूजुअली अनफेवरेबल इज notorious। क्या हो जाएगा? one who is known widely but usually unfavorable is notorious। चले अगला और आखिरी सवाल, आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल का भी कह रहा आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। क्या है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन? पहला है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव सीन, हर्ड, डन, स्टडीड एटसेट्रा, मतलब आपने जो सुना है, देखा है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, जो किया है, उसका जो रिटन या बोला हुआ कुछ डिस्क्रिप्शन होता है उसको कहते हैं रिपोर्ट। मतलब है रिपोर्ट का सूचना या समाचार कह सकते हैं। रेंडिशन का मतलब होता है द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, स्पेशली अ सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक, द पर्टिकुलर वे इन विच इट इज परफॉर्म्ड, उसको कहते हैं रेंडिशन। मतलब है व्याख्या या प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर जो है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर इसका जो जवाब दिख रहा है वो दिख रहा है रेंडिशन, द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग स्पेशली अ सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक, द पर्टिकुलर वे इन विच इट इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड रेंडिशन। अगला है इमिटेशन, अ कॉपी ऑफ समथिंग रियल, द एक्ट ऑफ कॉपिंग समबडी और समथिंग, इसका मतलब है अनुकरण, नकली या प्रतिलिपि, इसको कहते हैं इमिटेशन। रेपरेशन का मतलब होता है पेमेंट फॉर harm, loss or damage that has been caused to a person or an organization or the fact of making such a payment। ये प्रायश्चित, मुआवजा या हर्जाना जिसको कहते हैं, वो आप कह सकते हैं कुछ भी आपने किया, पेमेंट फॉर हार्म, लॉस और डैमेज दैट हैज बीन caused to a person, to an organization or the fact of making such a payment, मतलब है कोई जो आपने किया जिस वजह से दूसरे को कोई हानि पहुंची और उसके लिए जो आपने पेमेंट किया है उसको हम कहते हैं रेपरेशन। का मतलब है पेमेंट फॉर हार्म, लॉस और डैमेज दैट हैज बीन caused to a person or an organization or the fact of making such a payment is called reparation। मतलब है प्रायश्चित, मुआवजा या हर्जाना। तो यहां पर जो मेरे सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है रेंडिशन। तो इस सवाल का जवाब क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब है रेंडिशन, है ना, एक विशेष प्रकार का द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग स्पेशली अ सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक, द पर्टिकुलर वे इन विच इट इज परफॉर्म्ड, क्या कहलाता है? रेंडिशन।
उम्मीद है कि इस 5 सवाल में आपने 5 के 5 सही मार्क किए होंगे। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर। वैसे आप सब में से अधिकांश लोग तो नहीं बताते, उनको लगता है कि उनकी इज्जत चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपका क्या प्रिपरेशन चल रहा है, क्या और करना है, कितना है। और अगर कोई दुविधा लगेगी, मैं आपका जो स्कोर देखूंगा सतत वैसा ही है, तो हो सकता है कुछ मैं आपके लिए मदद करने के लिए कर सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।